बचपन से ही दिखने में सुंदर नहीं थी, लेकिन अमीर बाप की बेटी सृष्टि पर उसकी माँ जान छिड़कती। मेरी बेटी कितनी प्यारी है, भगवान सबको सृष्टि जैसी बेटी दे। सृष्टि धीरे धीरे बड़ी होती है। एक दिन सृष्टि की सहेली कहती है, तू दिखने में कितनी अजीब सी है, लेकिन मैं जानती हूँ हम सब में सबसे अच्छी शादी तो तेरी ही होगी। तेरे पापा अमीर जो है। और बता नहीं सकते यार, दहेज तो हर कोई देता है, ये क्या ज्यादा ले जाएगी अपने पति के लिए? अरे बड़े शहर में कोठी है इसके पापा की। अरे पापा की है ना, कौन सी इसकी है? इसकी होती तब तो कोई भी लड़का इससे शादी कर लेता। अरे पापा की मतलब पापा की है तो मेरी ही है ना? किसने कहा? अब तेरी तो तब होगी ना जब तेरा भाई ना हो। वैसे भी शादी के बाद सारी प्रॉपर्टी भाई के नाम होती है। सृष्टि समझ जाती है कि उसे किसी भी हालत में माँ बाप की सारी प्रॉपर्टी को अपने नाम करना है, लेकिन कैसे? एक दिन सृष्टि का भाई शीनू कहता है, बहन क्या कर रही है? तुझसे एक बात करनी है। अरे हाँ हाँ करना, मैं तो तेरी बहन हूँ। बहन मेरी लाइफ में ना एक लड़की है, बहुत अच्छी है। मैं सोच रहा हूँ माँ और पापा से बात करूँ शादी के लिए। सृष्टि को समझ में आ जाता है कि भाई की शादी होते ही भाभी उसे एक दिन भी घर में बर्दाश्त नहीं करेगी। क्या बात है भाई, बताना कौन है वो? यार वो बहुत अच्छी लड़की है, पढ़ी लिखी है, मेरे साथ जॉब भी करती है। बस एक प्रॉब्लम है। हाँ प्रॉब्लम? क्या प्रॉब्लम है भाई? यार वो शादीशुदा है, लेकिन उसके पति ने उसे सिर्फ इसलिए छोड़ दिया क्योंकि उसके माँ बाप दहेज नहीं दे पाए। सृष्टि ये सुनकर न जाने क्यों खुश हो जाती है। अरे भाई तो क्या हुआ, लड़की तुझे तो पसंद है ना? शीनू को लगता है कि बहन उसे समझ रही है। वो इस बात से अनजान होता है कि उसकी बहन की मंशा पूरा घर हड़पने की है। सृष्टि अपनी माँ से कहती है, मम्मी मुझे तो बहुत चिंता है, पता है शीनू क्या कर रहा है? अरे क्या कर रहा है, वो तो काम पर जाता है और वापस घर आता है। नहीं ना माँ, वो यही तो नहीं कर रहा, बाकी सब कर रहा है। आपको पता है उससे प्यार है, और वो भी एक शादीशुदा लड़की से। ये क्या हो गया, मैं सोसाइटी में क्या मुंह दिखाऊंगी? अरे तेरे पापा तो यही कहेंगे कि मैंने ही उसे बिगाड़ दिया है। माँ देखो, मेरी बात मानो, पापा पर भी विश्वास करने की जरूरत नहीं है। अब आप ही बताओ, पापा इतनी देर घर के बाहर रहते हैं क्यों, बोलो? अरे बेटा वो तो नौकरी करते हैं ना। तू बहुत भोली है माँ, पापा का ऑफिस तो 7 बजे खत्म हो जाता है, लेकिन देखो कितनी देर से आते हैं। अरे नहीं नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। सृष्टि माँ को एक औरत से बात करते पिता की फोटो दिखाती है। देखो माँ, कैसे हैं पापा? मैं ना कहती थी कि पापा सही नहीं है। मैं तेरे पापा से बात करूंगी, दे फोटो मुझे।
ओ ओ माँ, वो तो डिलीट हो गई। लेकिन चल, तूने तो देख लिया ना। पापा से बाद में बात कर लेना। और हाँ, मेरा नाम बिल्कुल मत लेना, हाँ माँ। अब क्या था, सृष्टि के माँ और पिता के बीच झगड़ा होना शुरू हो जाता है। सृष्टि के मन में क्या चल रहा था कोई नहीं जानता था। एक दिन माँ, सृष्टि के लिए एक लड़का देखा है। वो लोग शाम को उसे देखने आने वाले हैं। और हाँ माँ, एक खुशखबरी, मैं और पापा मिलकर एक नया बिजनेस ट्राई कर रहे हैं। शाम को लड़का आता है, सांवले रंग का। सृष्टि को तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। लड़की की माँ कहती है, लड़की का चेहरा तो कोई खास नहीं, लेकिन अगर मेरे बेटे को आप लोग सेटल कर दें तो मैं उसकी शादी आपकी बेटी से करवा दूं। सृष्टि को लड़का बिल्कुल पसंद नहीं था। उसे भाई पर गुस्सा आ जाता है। लड़के वालों के जाने के बाद कहती है, माँ देखा, शीनू मेरे लिए कैसा लड़का लेकर आया। न दिखाने लायक न सुनने लायक, सेटल भी नहीं, वो भी हम करे। अरे माँ, मैं जानती हूँ ये मेरी शादी किसी भी घर में क्यों करवाना चाहता है। अरे, कैसी बात कर रही है बहन? तूने तो देखा ना, लड़के को मैंने ही मना कर दिया तुझसे शादी के लिए। जिसने लड़का बताया था उसने उसकी बहुत तारीफ की थी। बात आई गई हो जाती है, लेकिन सृष्टि का मन शांत नहीं होता। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरी शादी हो गई तो ये लोग पूरी प्रॉपर्टी शीनू के नाम कर देंगे। मेरे हाथ तो कुछ लगेगा ही नहीं। तभी सृष्टि को आइडिया आता है। वो किसी वकील को फोन करती है। जी देखिए, अगर आपके मम्मी पापा का तलाक हो जाता है तो आपके पिता की आधी प्रॉपर्टी आपकी माँ के नाम हो जाएगी। फिर उसे वो किसी को भी दे सकती है। सृष्टि अब माँ को बेटे के खिलाफ भरती है। माँ, शीनू पर नजर रखा करो। वो जिस लड़की के प्यार में है ना, वो शादीशुदा है। यहाँ आएगी, सारा पैसा, रुपया, जमीन, जायदाद सब हड़प लेगी। पापा का भी हाल तुमसे छुपा नहीं है। ऐसा ना हो कि मैं और आप एक दिन सड़क पर भीख मांगे। हे भगवान, मैं तो जीते जी मर जाऊंगी अगर ऐसा हो गया तो। ऐसा हो गया नहीं माँ, ऐसा ही होगा। अभी समय है, आगे का सोच लो। मैं तो कहती हूँ पापा से आधी प्रॉपर्टी लेकर अलग हो जाओ। पापा की आधी प्रॉपर्टी भी हम लोगों को अगर मिल जाती है ना, तो अगले 7 जन्म सफल समझो। बेचारी माँ बेटी के कहने पर पति से तलाक लेकर अलग हो जाती है। सृष्टि अब पैसों से गाड़ी और अपने दूसरे महंगे शौक पूरे करने लगी। उसके दोस्त भी उसके पैसे इस्तेमाल करते। सृष्टि, कल तुम कहाँ थी? मैं सारा दिन घर पर अकेली थी। तो मैं क्या करूं? मैंने ठेका तो नहीं लिया है ना तुम्हें संभालने का। माँ को सृष्टि से ये उम्मीद नहीं थी। वो बैठकर रोने लगती है। वहीं उसका पति यानी कि सृष्टि के पिता आ जाते हैं। मैं जानता था कि तुम्हारा यही हाल होगा, तो आपने मुझे रोका क्यों नहीं? मैं रोकता तो तुम रुकती क्या? सृष्टि के कहने पर तुमने मुझ पर अपने बेटे पर शक किया, लेकिन तुम ये भूल गई कि कैसे हम दोनों ने मिलकर जीवन में इतना सब खड़ा किया। माँ पति के गले लग जाती है। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपकी कमाई का एक बड़ा हिस्सा गवा दिया। कोई बात नहीं,
तुम साथ हो तो मैं ऐसी 7 प्रॉपर्टी खड़ी कर दूंगा। तभी वहां सृष्टि आ जाती है रोते हुए। माँ, मयंक ने मुझे छोड़ दिया। वो बोल रहा था जब तक मेरे पास पैसे थे तब तक ही वो मेरे साथ था। पापा, माँ, मुझे माफ कर दीजिए। मीरपुर नाम के शहर में तेजस अपनी पत्नी नीरू के साथ रहता था। पति पत्नी दोनों ही नौकरी करते थे। एक दिन तेजस गांव अपनी माँ के पास फोन करता है। हेलो, प्रणाम माँ। जीते रहो माँ, तुम दादी बनने वाली हो हैं? अरे वाह, ठीक है बेटा, मैं कल ही आती हूँ। जब माँ जी शहर पहुंची तो बेटे बहू ने बहुत अच्छे से स्वागत किया। लीजिए माँ जी, चाय। अरे गर्मा गर्म पकोड़े ले आओ माँ के लिए। नीरू रसोई में गई और 2 मिनट में ही पकोड़े ले आई। जी, ये लीजिए। बहू, जादू से बनाए हैं क्या? अभी तो रसोई में गई थी। यम्मी। माँ जी, शीला रसोई में पकोड़े तल रही है, मैं बस लेकर आई। हे भगवान, मेरा धर्म भ्रष्ट कर दिया तूने। अब तो गंगा जल से शुद्धिकरण करना होगा। दूसरे दिन, माँ जी, मैंने नाश्ता बना दिया है, ऑफिस जा रही हूँ। पर अभी तो घर का सारा काम पड़ा है। शीला आती ही होगी, झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े वो सब कर लेगी। हमारे जमाने में घर का सारा काम हम ही करते थे। जी माँ जी, आप बहुत होशियार हैं, मैं घर ऑफिस दोनों नहीं संभाल पाती। तो जरूरत क्या है घर से बाहर जाकर चाकरी करने की? वैसे भी घर का काम खुद करने से घर में बरकत आती है, समझी? पर माँ जी। पर वर कुछ नहीं, इस महीने की पगार मिले फिर ऑफिस बंद है। हाँ। रात को नीरू तेजस से कहती है, सुनिए जी, माँ जी बोल रही थी कि मैं नौकरी छोड़ दूं। वैसे ठीक ही तो है, अभी तुम्हें आराम की जरूरत है। फिर भी आराम कहाँ, शीला को छुड़ाने के लिए बोल रही थी। तो अब 24 घंटे में इतना काम तो कर ही सकती हो। पर जॉब पसंद है मुझे, घर पर मन नहीं लगेगा। अगले दिन जब दोनों ऑफिस के लिए निकल रहे थे, मेरी तो कोई कीमत ही नहीं है इस घर में। माँ जी, आजकल महंगाई बहुत है, रहन सहन भी बदल गया है। दोनों नौकरी करते हैं तभी ठीक रहता है। अच्छा, तू कहना क्या चाहती है? मेरा बेटा तुझे बिठा के खिला नहीं सकता? तू ही इस घर का खर्च चला रही है, हैं? नहीं माँ जी, मेरा वो मतलब नहीं था। मतलब खूब समझती हूँ, ये बाल धूप में सफेद नहीं किए मैंने। हाँ। अब तो ये रोज का काम हो गया था। तेजस भी रोज की झिकझिक से परेशान हो गया था। एक दिन उसने कहा, नीरू, वैसे भी तुम्हें मैटरनिटी लीव मिलने वाली है
तो अभी से ही छुट्टी ले लो। पर क्या, मेरी सैलरी अच्छी खासी है। आखिर नीरू ने रिजाइन कर दिया। जब बच्चा हुआ तो घर में सब बहुत खुश हुए। कुछ दिनों बाद तेजस फाइल देख रहा था। क्या हुआ तेजस, कुछ परेशान लग रहे हो? अब हाँ, वो हमारी जितनी सेविंग्स थी वो तो हॉस्पिटल में और छठी के फंक्शन में खत्म हो गई है नीरू। और अभी वैसे मंदी चल रही है तो मैं बोल रही थी कल मुन्ना को हेपेटाइटिस का टीका लगवाना है। नीरू, क्या पोस्टपोन नहीं कर सकते? नहीं जी, बिल्कुल नहीं। अब तेजस को समझ में आ रहा था कि उससे गलती हुई है। पैसों की कमी का असर घर के माहौल पर भी पड़ रहा था। अगले दिन, बेटा मेरा चश्मा और ये दवाइयाँ ले आना, पर्चा देते हुए माँ जी ने कहा। जी। तेजस, मुन्ना के लिए दूध का डिब्बा और डायपर भी ले आना, और ये किराने के सामान की लिस्ट है, इसे भी लाना है। तेजस गुस्से में लिस्ट मरोड़कर फेंकता है और चिल्लाता है, पैसे क्या पेड़ पर उगते हैं? ये ले आना, वो ले आना। अरे पर ये जरूरत का सामान ही है। वो गुस्से में बिना कुछ कहे ऑफिस चला गया। अरे लंच तो ले जाइए। नीरू दौड़कर डिब्बा पकड़ाती है। एक दिन खाना खाने के बाद, नीरू, अब तो मुन्ना कुछ बड़ा हो गया, तो अब तुम वापस ज्वाइन कर लो ना जॉब। पर इस रिसेशन में जॉब मिलना बहुत मुश्किल है। ट्राई तो करो। फिर मुन्ना? माँ जी है ना, और एक फुल टाइम मेड भी लगा लेंगे। पर माँ जी, उन्हें तो पसंद नहीं। तभी माँ जी वहाँ आ जाती है और प्यार से नीरू के सर पर हाथ फेरते हुए बोलती है, अब मेरी समझ में आ गया बहू, पहले के और अब के समय में अंतर है। तुम काम शुरू करो, मुन्ना की जिम्मेदारी मेरी। मेरी प्यारी माँ जी, ये कहकर नीरू उनके गले लग गई। रजनी को बचपन से ही पेंटिंग का बहुत शौक था। वो हमेशा से ही पेंटर बनना चाहती थी, पर उसके माँ और पिताजी ने उसको कभी भी इस चीज के लिए सपोर्ट नहीं किया और उसकी शादी नीरव से हो गई। नीरव रजनी को बहुत प्यार करता था, पर रजनी हमेशा चुपचाप ही रहती। वो इस शादी से खुश नहीं थी। वो ये शादी नहीं करना चाहती थी। उसे तो हमेशा से पेंटर जो बनना था। अपने इस सपने को वो नहीं पूरा कर पाई, इसलिए वो हमेशा उदास रहती थी। रजनी, बहुत ही बढ़िया फिल्म लगी है, कल देखने चले? नहीं जी, कल मुझे बहुत काम है, मैं नहीं जा पाऊंगी। अच्छा तो कोई बात नहीं, संडे को चलते हैं। देखिए, मुझे फिल्म देखना पसंद नहीं है, आपको जाना है तो चले जाइए। नीरव को मना करके रजनी वहां से चली जाती है और अपने बैग को खोलकर उसमें बंद पड़े ब्रश और कलर्स को देखकर रोने लगती है। रजनी, चलो ना कहीं बाहर खाने चलते हैं, कुछ तुम्हारी पसंद का। जी मुझे नहीं जाना,
मेरी तबीयत ठीक नहीं है। रजनी वहां से चली जाती है। नीरव को समझ नहीं आता कि रजनी उससे इतना दूर क्यों रहती है। वो जब भी उसके साथ वक्त बिताना चाहता है, रजनी कोई ना कोई बहाना बना देती है। एक दिन घर पर कोई नहीं था। रजनी घर का सारा काम जल्दी से खत्म कर लेती है। घर पर अकेले होने के कारण वो सोचती है कि वो आज पेंटिंग करेगी। वो अपने कमरे में जाकर पेंट ब्रशेस और कलर्स निकालकर जैसे ही कलर मिक्स कर रही होती है कि दरवाजे पर बेल बज जाती है। अब कौन आ गया इस वक्त? इतनी मुश्किल से तो मुझे पेंट करने का मौका मिला है। रजनी दरवाजा खोलती है तो उसकी सास अपनी सहेलियों के साथ खड़ी होती है और सब घर के अंदर आ जाते हैं। अरे बहू, सबको शरबत बनाकर पिला दे, बाहर तो बड़ी गर्मी है। उफ। जी। रजनी पेंट ना कर पाने से उदास हो जाती है। उसे गुस्सा भी आ रहा होता है कि उसने इस शादी के लिए हाँ क्यों कह दी। वो रसोई में जा रही होती है कि उसकी सास उसे रोकती है। बहू, सबके खाने का भी इंतजाम कर लेना। आज का लंच तो ये सब यहीं करेगी। हाँ। रजनी बिना कुछ कहे रसोई में चली जाती है। सबके लिए खाना बनाती है। सब खाना खाते हैं और रजनी घड़ी देखती है कि ये सब कब जाएंगे ताकि वो अपनी पेंटिंग कर सके। जब शाम होती है तब सब चले जाते हैं अपने घर। अरे बहू, सब तेरे खाने की तो बहुत तारीफ कर रहे थे। सबको बहुत अच्छा लगा खाना। आपको मुझे सुबह बताना चाहिए था ना कि आपकी सहेलियां आ रही हैं। पता भी है कितना वक्त लगा सारा खाना बनाने में। अरे बहू, तू ऐसे कैसे बात कर रही है मुझसे? तो और कैसे बात करूं? मैं इस घर की कोई नौकरानी नहीं हूं कि इतना काम करूंगी। रजनी अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लेती है। शाम को जब नीरव आता है तो उसकी माँ उसे पूरी घटना के बारे में बताती है। क्या? रजनी ने आपसे इस तरह बात की माँ? हाँ, और पता नहीं उसे क्या हो गया है, शाम से बाहर भी नहीं आई है। मैंने तो कई बार आवाज दी, खाना भी नहीं खाया उसने। तू ही बात करके देख ले बेटा। नीरव अपने कमरे का दरवाजा खटखटाता है। रजनी, दरवाजा खोलो, मैं हूं। रजनी दरवाजा खोलती है और फिर वापस जाकर अपने बिस्तर पर लेट जाती है। रजनी, माँ से बात करने का ये क्या तरीका है? मैंने कोई गलत बात नहीं की है। अरे तुम क्यों ऐसे बर्ताव कर रही हो सबके साथ? क्या तुम इस शादी से खुश नहीं हो? रजनी कुछ नहीं बोलती। अरे बताओ मुझे रजनी, क्या ये शादी तुम्हारी मर्जी के खिलाफ हुई है? हाँ, मैं ये शादी कभी नहीं करना चाहती थी। तुमसे क्या, मैं किसी से भी शादी नहीं करना चाहती थी। रजनी रोने लगती है। चुप हो जाओ रजनी, बताओ मुझे, तुम क्यों नहीं करना चाहती थी शादी? रजनी बेड के नीचे से अपने पेंटिंग्स, कलर्स, ब्रश, पेपर्स निकालती है। इतने में उसकी सास भी कमरे में आ जाती है। ये देख रहे हो, ये थे मेरे सपने। मैं पेंटर बनना चाहती थी, पर माँ पापा ने कभी सपोर्ट नहीं किया और मेरी शादी करवा दी। मेरे सारे सपने टूट गए। हर वक्त बस गुस्सा आता रहता है मुझे। मैं जानती हूँ कि आप लोगों की इसमें कोई गलती नहीं है,
पर मैं क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आता। रजनी फूट फूट कर रोने लगती है। मुझे माफ कर दीजिए, आप दोनों के साथ मैं बहुत बुरा बर्ताव कर रही हूँ। अरे रजनी बेटा, चुप हो जाओ तुम। नीरव पानी लेकर आता है। ये लो पानी पियो और शांत हो जाओ। रजनी पानी पीती है और उसकी सास पेंटिंग्स देख रही होती है। अरे नीरव, हमें तो पता ही नहीं था कि हमारी बहू कलाकार है। अरे कितनी अच्छी पेंटिंग्स बनाई है, देखो तो। ये वाली तो मैं अपने कमरे में ले जाऊंगी। आपको ये पेंटिंग्स अच्छी लगी? अच्छी नहीं, बहुत अच्छी लगी। और तुमने हमें बताया क्यों नहीं? तुम जब चाहे पेंटिंग कर सकती हो रजनी। हम तुम्हारे सपनों को पूरा करने में तुम्हारा पूरा साथ देंगे। हाँ बेटा, हम कला की कद्र करते हैं। हम कलाकार तो नहीं, पर मुझे गर्व है कि मेरी बहू एक कलाकार है। रजनी, नीरव और सास तीनों हंस पड़ते हैं। कामचोर बहू। कांता बहन की 2 बहुएं थी, बड़ी कल्पना और छोटी प्रिया। कल्पना का जैसा नाम वैसा ही काम। सारा दिन कल्पनाओं में रहती, न कोई काम करती न कोई धाम। अरे कल्पना बहू, जरा अच्छी सी चटनी पीस दे। आज कुछ मजेदार खाने का मन है। पेट में जलन हो जाएगी माँ जी बुढ़ापे में। और वैसे भी मेरा काम करने का वक्त शाम का है, आप प्रिया को ही बोल दो। इतना कहकर कल्पना वहां से चली जाती है। कांता कल्पना के ऐसे रवैये से काफी परेशान रहती हैं। मैं बना देती हूँ माँ चटनी। ऐसा बोलकर प्रिया माँ को चटनी बनाकर प्लेट में खाने को देती है कि तभी वहाँ कल्पना आ जाती है। अरे वाह चटनी, जरा चख कर तो देखूं, बड़े दिन हो गए। अरे नहीं बहू, तू तो रहने ही दे चटनी खाना, पेट में जलन हो जाएगी। इतना कहकर कांता और प्रिया दोनों हंसने लगते हैं। कल्पना सारा दिन या तो मोबाइल में यूट्यूब देखती या फिर सोती रहती। उसका कमरा भी बिखरा और गंदा रहता। एक दिन कल्पना का पति अशोक उससे कहता है, अरे कल्पना, जानवर भी उस जगह को साफ कर लेता है जहां वो बैठता है। तुम तो इंसान हो, कैसे इतने गंदे कमरे में रह लेती हो? देखो, सारा सामान यहाँ वहां बिखरा पड़ा है। ज्यादा अपनी माँ का बोल ना बोलो। हाँ, कमरा तुम्हारा भी तो है, गंदा लग रहा है तो साफ कर लो। पता नहीं तुम्हारे साथ मैं कैसे जिंदगी बिताऊंगा। इतना कहकर अशोक वहां से चला जाता है। कल्पना बस खाना खाने कमरे से बाहर आती और फिर से कमरे में चली जाती। इससे कांता बहन काफी परेशान रहती। एक दिन प्रिया कांता से कहती है, माँ, मैं सारा दिन काम करके थक जाती हूँ। आप कल्पना दीदी से कहिए ना कि सुबह और शाम का काम बांट ले। मैं तो अब सिर्फ एक वक्त का ही काम करूँगी। हाँ। अरे तू वो भी ना करना, एक बहू तो कामचोर थी ही, दूसरी भी आ गई काम ना करने के बहाने लेकर। तभी वहां प्रिया का पति रमेश आ जाता है। माँ, मैं देख रहा हूँ
भाभी कोई काम नहीं करती। प्रिया सारा दिन घर और रसोई का काम करती है। अब कुछ करो ना माँ। कांता मन में कुछ सोचती है और कल्पना के पास जाती है। कल्पना फोन पर मेकअप करना देख रही होती है। कल्पना, तुम सारा दिन बस मोबाइल देखती हो, घर का कोई काम भी कर लिया करो। प्रिया सारा दिन काम करके थक जाती है। आज से मैंने फैसला किया है, एक वक्त का काम तुम करोगी। सुबह का खाना तुम बनाओगी और रात का प्रिया। आप लोगों ने काम को हवा बना रखा है। अरे पता नहीं थोड़ा सा ज्यादा काम करने में आप लोग घबरा क्यों जाते हैं। और हाँ, बहुत ज्यादा प्रिया की तारीफ मत करिए मेरे सामने। बड़ी बहू तो मैं ही रहूंगी। मैं कुछ नहीं जानती। कल सुबह मुझे वक्त से खाना चाहिए। रसोई में आ जाना, वरना कल से तुझे खाना नहीं मिलेगा। अगली सुबह कल्पना रसोई में नहीं आती है। वो देर से सोकर उठती है और बाहर आकर कहती है, अरे भूख लगी है, आज खाने में क्या है? इतनी देर हो गई, आज किसी ने मुझे उठाया भी नहीं। पता नहीं कहाँ है सब। कल्पना को घर में कोई नहीं दिखता। वो रसोई की तरफ जाती है जहाँ बड़ा सा ताला लगा होता है। अरे रसोई में ताला! ओ, मैं तो भूल ही गई थी। माँ ने आज से सुबह का खाना मुझे बनाने को कहा था। हे भगवान, इतने लोगों का खाना बनाना क्या आसान है? तभी घर के सारे सदस्य बाहर से वापस आते हैं। वाह माँ जी, मजा आ गया छोले भटूरे खाकर। मेरे मुंह में तो अभी भी स्वाद आ रहा है। अरे कल्पना, तेरे भरोसे रहते तो हम तो भूखे ही रह जाते। कल्पना को बहुत गुस्सा आ जाता है। अब बहुत हो गया। आज से मैं अपनी रसोई अलग कर रही हूँ। मैं अपना खाना खुद बना लिया करूंगी। कल्पना अपनी रसोई अलग कर लेती है, पर आए दिन उसका देर से उठना और काम न करने की आदत से वो भूखी ही रह जाती थी। उसी के सामने घर के लोग अच्छे अच्छे पकवान खाते और कामचोर कल्पना को जैसे तैसे ही खाना बनाकर खाना पड़ता। पर एक दिन तो हद ही हो गई। माँ, दीदी आज सुबह से कमरे से बाहर नहीं निकली। हमें जाकर देखना चाहिए। सो रही होगी, कामचोर कहीं की। पर तुम कहती हो तो चलो देख लेते हैं उसे। कल्पना कमरे में पेट पकड़कर बैठी होती है। हाय मेरा दर्द, पेट दर्द के मारे मर रही हूँ मैं। अरे दीदी, क्या हुआ? पेट में दर्द क्यों हो रहा है? डॉक्टर को दिखाया आपने? माँ, कल्पना खड़ी होती है और माँ जी के पास आती है। मुझे माफ कर दीजिए। अब से मैं सारे काम में मदद करूंगी, कभी आलस और काम चोरी नहीं करूंगी। हाँ हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन अचानक क्या हो गया जो तू काम करने को तैयार हो गई? कामचोर कल्पना। माँ, लगातार बासी और उल्टा पुल्टा खाना खाने के कारण मेरे पेट में इन्फेक्शन हो गया है। काम न करना पड़े इसलिए मैं 2 दिन का खाना एक दिन ही बना लेती थी।
बासी और खराब खाना खाने के कारण लेने के देने पड़ गए। पेट में दर्द हो रहा है। चलो अच्छा हुआ, देर आए दुरुस्त आए। कानी बहू। किशोरी लाल जी के बेटे राघव की शादी की बात जगह जगह चल रही थी, लेकिन किशोरी लाल जी को कोई लड़की पसंद ही नहीं आती थी। और उसकी एक ही वजह थी, किशोरी लाल जी का लालची होना। उनको लड़की वालों से मोटा दहेज चाहिए था और इसी चक्कर में एक दिन वो एक बहुत पैसे वाले के घर अपने बेटे का रिश्ता लेकर पहुंचे। उस आदमी का नाम था ओम प्रकाश। देखिए किशोरी लाल जी, मेरी एक ही बेटी है और मेरी सारी संपत्ति जायदाद सब कुछ मेरी बेटी नैना का ही है। पापा, नाम से लगता है बहुत खूबसूरत होगी। कितना अच्छा नाम है ना, नैना। ओ वैसे बात तो सही है आपकी। अब इतना पैसा है, जमीन जायदाद है, इकलौती बेटी, आप भी क्या करेंगे? सब कुछ उसे ही देंगे ना। बिल्कुल ठीक पहचाना आपने। बस बेटी की शादी और सारी जायदाद उसके नाम। पापा, बिना देखे हाँ कर दीजिए ना। इतना अच्छा रिश्ता फिर कहाँ मिलेगा? माला माल हो जाएंगे हम। मैं अपनी बेटी को बुलाता हूँ। अरे नहीं 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 नहीं, आपकी बेटी का नाम नैना है, सुनकर ही लगता है बहुत सुंदर होगी। रहने दीजिए अंकल, मैं तो आपकी बेटी के नाम से ही इतना खुश हो गया हूँ कि उसे बिना देखे शादी करने को तैयार हूँ। अब तो मैं उसका चेहरा सीधे शादी के बाद ही देखूंगा। और इस तरह राघव नैना का चेहरा नहीं देखता और उससे शादी कर लेता है। शादी के बाद अपनी सुहाग रात पर जब राघव नैना का घूंघट उठाकर देखता है तो नैना की आंखें बंद थी। कितनी खूबसूरत हो तुम नैना, जरा अपनी आंखें खोलकर मेरी तरफ देखो तो सही। नहीं, मुझे शर्म आती है। अरे मैंने तुम्हें शादी से पहले भी नहीं देखा, और अब अगर तुम आंखें खोलकर मुझे देखोगी भी नहीं तो मुझे अच्छा कैसे लगेगा? इससे पहले कि नैना अपनी आंखें खोलकर राघव की तरफ देखती, अचानक से लाइट चली गई और राघव नैना को पूरी तरह से देख भी नहीं पाया। अगली सुबह नैना राघव के लिए नाश्ता बनाकर लेकर आई। अरे ये क्या, आधा पराठा सेका हुआ है और आधा बिल्कुल कच्चा। ये तुमने क्या किया नैना? बहू, तुमने क्या आधा पराठा तवे से नीचे लटका कर रखा था, जो आधा सेका है और आधा कच्चा? मुझे जितना दिखेगा उतना ही तो सीखूंगी ना पापा जी। जहाँ जहाँ मुझे नजर आ रहा था वहाँ मैंने सीख लिया, जहाँ जहाँ नहीं दिखा वहाँ कच्चा रह गया होगा। इसका क्या मतलब है? ये कैसा मजाक कर रही है तुम? अरे बहू, तुमने इतना लंबा घूंघट क्यों लगाया हुआ है? देखो, हमारे घर में बहुओं को बेटी की तरह रखा जाता है, और फिर तुम तो इतना सारा माल लेकर आई हो। देखो, ये घूंघट डालकर रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ नैना, पापा जी ठीक कह रहे हैं, तुम तो आराम से रहो, अपना ही घर समझो। नैना अचानक से अपना घूंघट उठा लेती है। अरे ये क्या पापा, नैना की तो एक आंख फूटी हुई है। नाम से नैना, लेकिन ये तो कानी बहू निकली। मेरे साथ धोखा हुआ है, धोखा।
बिना दिखाए अपनी कानी लड़की मेरे संग ब्याह दी। मुझे कानी बीवी नहीं चाहिए। मुझे अभी ओम प्रकाश जी से बात करनी पड़ेगी। आखिर उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया क्यों? अरे, आप लोगों ने ही तो पापा से कहा था कि आप लोग शादी से पहले मुझे देखना नहीं चाहते। अब मेरे पापा पर क्यों इल्जाम लगा रहे हैं? अरे लेकिन उन्हें बताना तो चाहिए था ना कि तुम कहानी हो, एक आंख से तुम्हें दिखाई नहीं देता। किशोरी लाल और राघव नाराज होकर ओम प्रकाश को अपने घर बुलाते हैं। पापा जी, ये आपने क्या किया? शादी से पहले बताया क्यों नहीं कि नैना की आंखों में परेशानी है? अरे आप ही ने तो लड़की देखने से मना कर दिया था। और लेकिन आप बता तो सकते थे। आपको तो हमारी बेटी की प्रॉपर्टी चाहिए थी, वो भी पूरी की पूरी। अब क्या हुआ अगर उसे आधा दिखाई देता है? प्रॉपर्टी तो आपको पूरी मिल गई ना। और ये क्या बात हुई? मेरी शादी प्रॉपर्टी से नहीं, आपकी बेटी से हुई है। अब ये तो पहले सोचना चाहिए था। तब तो मेरी प्रॉपर्टी देखकर तुम्हारी जुबान लप लप आ रही थी। लेकिन मैं कानी लड़की को अपनी बीवी बनाकर नहीं रख सकता। पापा कुछ करिए ना आप। हाँ, करता हूँ। देखिए ओम प्रकाश जी, आप हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते। और तुम देखो, अगर तुमने मेरी बेटी से शादी तोड़ी ना, तो जो भी प्रॉपर्टी मैंने तुम्हें दी है वो तो पूरी की पूरी वापस ले ही लूँगा, और आधी प्रॉपर्टी तुम्हारी भी लूँगा। अरे मेरी आधी प्रॉपर्टी भला क्यों लेंगे आप? इसलिए क्योंकि मेरी बेटी को आधा नजर आता है और उसकी नजर अभी तक तुम्हारी आधी जायदाद पर ही पड़ी है। अब तुम उसे घर से निकालोगे तो कुछ तो लेकर जाएगी ना। और अगर हम आपकी बेटी को अपने घर की बहू बनाकर रखे तो? तो तुम्हारी पूरी प्रॉपर्टी तुम्हारी ही रहेगी, और जो मैंने तुम्हें दिया है ना, उसमें से बस मैं आधा लेकर जाऊंगा। अरे लेकिन अब आप अपनी दी हुई प्रॉपर्टी में से आधी वापस क्यों लेकर जाएंगे? अगर मैं आपकी बेटी को अपनी पत्नी बनाकर रखने को तैयार हूं तो? इसलिए ताकि भविष्य में अगर तुम मेरी बेटी को धोखा दो तो उसके पास कुछ तो रहे जो पति का हो। वैसे मेरे पास तो बहुत कुछ है, लेकिन अपने पति की कोई निशानी तो उसके पास होनी चाहिए ना। अब अगर तुमने मेरी बेटी को कानी कहा तो तुम्हें प्रॉपर्टी भी कानी ही मिलेगी, पूरी नहीं। जमाए राजा। किशोरी लाल और राघव समझ चुके थे कि वो बुरी तरह फंस चुके हैं और अब उनके पास वहां से निकलने का कोई चारा नहीं है। अब समझ में आया ना, लालच बुरी बला होती है। एक तो तुम्हें प्रॉपर्टी मिली, ऊपर से बीवी मिली, उसमें तुम्हें नखरे भी दिखाने हैं। आए बड़े, चुपचाप बैठो दोनों। कुछ दिनों के बाद नैना राघव की कार लेकर बाजार घूमने निकलती है और जब कार लेकर वापस आती है, ये क्या? एक तरफ से मेरी गाड़ी पूरी खराब हो चुकी है। लगता है तुमने मेरी गाड़ी को किसी दूसरी गाड़ी के साथ एक्सीडेंट किया है। अरे अरे, कितना बड़ा नुकसान कर दिया तुमने बहू। वो क्या है ना पापा जी, मुझे एक आंख से दिखाई नहीं दे रहा था, सामने से गाड़ी आ रही थी। मुझे तो सिर्फ आधा ही दिखाई दिया और वो गाड़ी मेरी कार से रगड़ते हुए निकल गई। अब मैं क्या करूं बताओ? आप इसे ठीक कराने के पैसे कौन देगा? तुम्हारे पापा? तुमने मुझसे इस तरह से बात की? अभी रुको।
नैना राघव की शिकायत ओम प्रकाश को कर देती है। देखो राघव, अब जो मेरी आधी प्रॉपर्टी तुम्हारे पास थी ना, उसमें से आधी और मैं लेकर जाऊंगा, क्योंकि तुमने मेरी बेटी को डांटा। अरे नहीं नहीं पापा जी, गलती हो गई, माफ कर दो। गलती की तो कोई गुंजाइश ही नहीं। अगली बार मेरी बेटी को डांटा तो बची हुई आधी में से आधी और ले जाऊंगा। लालच के चक्कर में हम दोनों ने बहुत बड़ी गलती कर दी बेटा। एक तो तुम्हें कानी बहू मिली और ऊपर से जो माल मिला वो भी काना। इस तरह राघव की हर एक गलती पर ओम प्रकाश उसकी प्रॉपर्टी का आधा आधा हिस्सा लेकर अपना सारा माल वापस ले गया और राघव को कानी बीवी से काम चलाना पड़ा। कॉन्ट्रैक्ट वाली बहू। नरेश की माँ अपने बेटे से मिलने दिल्ली आ रही है। इस बात का पता चलते ही नरेश के दिल में हलचल मच जाती है। नरेश अपनी माँ के स्वागत की तैयारी में लग जाता है। साथ ही उसे डर भी सताने लगता है कि उसकी माँ कहीं अपनी पुरानी जिद पर फिर से बैठ ना जाए। हे भगवान, इस बार बचा लो, अगले साल पक्का माँ की जिद पूरी कर दूंगा। तभी दरवाजे की घंटी बजती है। नरेश दरवाजा खोलता है तो सामने अपने मकान मालिक को देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि उनके साथ एक सुंदर सी लड़की भी थी। अब नमस्ते अंकल, कुछ काम था, मुझे बुला लेते। आपने क्यों कष्ट किया? अरे नहीं नहीं, इसमें कष्ट कैसा, मैं तो बस तुम्हें रीना से मिलवाने आया था। आज से रीना तुम्हारे साथ इसी फ्लैट में रहेगी। अंकल, कोई लड़का फ्लैटमेट नहीं है? एक अनजान लड़की के साथ रहना मेरे लिए थोड़ा अजीब होगा। देखो नरेश, मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ कि इस फ्लैट में तुम्हें किसी ना किसी के साथ एडजस्ट करना ही होगा, या फिर तुम अकेले पूरे फ्लैट का किराया दे दो, मैं किसी को नहीं रखूँगा। नरेश अपने मकान मालिक की बात सुन के रीना के साथ रहने के लिए तैयार हो जाता है, पर अंदर ही अंदर उसे ये बात खाने लगती है कि वो अपनी माँ को क्या जवाब देगा जब उसकी माँ रीना के बारे में उसे पूछेगी। दिन बीतने लगते हैं। नरेश और रीना अच्छे दोस्त भी बन जाते हैं, पर अभी भी नरेश अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं ढूंढ पाता। एक दिन नरेश बहुत परेशान सा बैठा होता है। तभी रीना उसे पूछती है, क्या हुआ नरेश, तुम काफी परेशान लग रहे हो, सब ठीक तो है ना? हाँ सब ठीक है, बस एक छोटी सी प्रॉब्लम है। वो एक्चुअली 2 दिन बाद मेरी माँ मुझसे मिलने आ रही है। अरे तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, ये तो खुशी की बात है। हाँ रीना, बट मेरी माँ एक जिद लेकर बैठ गई है कि मैं शादी कर लूँ, पर मैं अभी इस चीज़ के लिए तैयार नहीं हूँ। ऊपर से जब वो तुम्हें देखेगी तो 100 सवाल करेगी, क्या जवाब दूंगा? अरे इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मेरे पास ना इस प्रॉब्लम का सलूशन है, जिससे ना तुम्हें शादी करनी पड़ेगी और ना ही तुम्हारी माँ मेरे बारे में कुछ पूछेंगी। रीना की बात सुनकर नरेश सोच में डूब जाता है। वो सोचता है कि रीना खुले ख्यालों वाली लड़की है, कहीं माँ को सच बता ना दे। नरेश को सोच में डूबा देखकर रीना कहती है, अरे क्या हुआ, किस सोच में पड़ गए? डोंट वरी, जैसा तुम सोच रहे हो ना वैसे कुछ भी नहीं है। मेरे पास एक प्लान है। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ, कैसा प्लान? मैं समझाती हूँ। हम ना एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कर लेते हैं। फिलहाल मेरे पास जॉब नहीं है, तो तुम इस रूम का किराया दे देना जब तक तुम्हारी माँ यहाँ रहेंगी, सिर्फ तब तक। और तुम अपनी माँ से कह देना कि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ,
इससे वो मेरे यहाँ रहने पर कोई सवाल भी नहीं करेंगी। अरे बात तुम्हारी ठीक है, पर माँ से झूठ बोलना, ना ना बाबा, मैं ये रिस्क नहीं ले सकता। कोई और आइडिया दो ना तुम। देखो मंजूर हो तो बोलो, वरना सच बता दो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। रीना की बात सुनकर नरेश सोच में डूब जाता है। बहुत सोचने के बाद जब उसे कोई रास्ता नहीं मिलता तो वो रीना के बताए हुए रास्ते पर चलने के लिए तैयार हो जाता है। वो रीना से बात करता है और अपनी माँ की पसंद और नापसंद के बारे में बताता है। रीना भी नरेश की सभी बातों को ध्यान से सुनती है ताकि कहीं उससे कोई गलती ना हो जाए। आखिर वो दिन भी आ जाता है जब नरेश की माँ उससे मिलने दिल्ली आ जाती है। नरेश अपनी माँ को फ्लैट पर लेकर जाता है। जैसे ही नरेश की माँ फ्लैट के अंदर जाती है, रीना उसके पैर छू लेती है। ये देखकर नरेश की माँ थोड़ी घबरा जाती है और नरेश से पूछती है, अरे बेटा नरेश, ये कौन है? माँ, ये आपकी बहू रीना है। माफ़ी चाहता हूँ, सब कुछ इतनी जल्दी में हुआ कि आपको बता ही नहीं पाया, इसलिए सोचा कि क्यों ना आपको सरप्राइज दिया जाए। अरे बेटा, मैं तो बस तेरा घर बसा हुआ देखना चाहती थी। हाँ, बहुत अरमान थे अपनी इकलौते बेटी की शादी को लेकर, लेकिन कोई बात नहीं, शायद किस्मत को यही मंजूर होगा। ये कहते ही नरेश की माँ रीना को गले लगा लेती है। रीना बेटिया, मेरा बेटा ना थोड़ा नादान है, पर तुम काफी समझदार लगती हो और मैं जानती हूँ कि तुम इसका बहुत अच्छे से ध्यान रखोगी। माँ, आप चिंता मत कीजिए, मैं सब संभाल लूंगी। नरेश की माँ अपने बहू और बेटे के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। दिन बीतने लगते हैं। नरेश की माँ और रीना का रिश्ता बहुत मजबूत होता चला जाता है। वो दोनों सारा दिन एक साथ रहती और खूब बातें करती। इधर साथ रहते रहते नरेश और रीना भी एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। दोनों को इस बात का एहसास हो जाता है, फिर भी वो इस बात को छुपा कर ही रखते हैं। एक दिन नरेश की माँ और रीना शादी के बारे में बात करने लगते हैं। रीना बिटिया, ये तो नरेश ने मुझे बिना बताए शादी कर ली, वरना मैं तो अपनी इकलौती बेटी की शादी इतनी धूमधाम से करती कि सारी दुनिया देखती रह जाती। अच्छा माँ, आप ऐसा भी क्या करती नरेश और मेरी शादी में जो दुनिया देखती रह जाती? अरे बिटिया, एक माँ के अरमान तुम अभी नहीं समझोगी। मैं तो अपनी बहू को एक रानी की तरह लेकर आती और शादी भी बिल्कुल शाही अंदाज में करती, पर मेरे तो सारे अरमान ऐसे ही रह गए। खैर, मुझे तो अपने बेटे और बहू की खुशी चाहिए बस। ये कहते हुए नरेश की माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं। रीना भी ये सुनकर ख्यालों में खो जाती है, क्योंकि वो भी मन ही मन खुद को नरेश की पत्नी और उसकी माँ की बहू मानने लगी थी। शाम को जब नरेश ऑफिस से घर आता है तो रीना खुद को रोक नहीं पाती और नरेश के सामने उसकी माँ को अपने और नरेश के रिश्ते का सारा सच बता देती है। रीना की बात सुनकर नरेश की माँ दोनों से बहुत नाराज हो जाती है और घर वापस जाने की बात करने लगती है। तुम दोनों ने मुझसे सच छुपाकर बहुत ठेस पहुंचाई है मुझे। अब तुम लोगों के साथ नहीं रहना चाहती मैं। कल ही वापस चली जाऊंगी अपने घर। माँ, मुझे माफ कर दो, ये सब मैंने रीना के कहने पर ही किया है, वरना मैं भी आपको कभी ठेस पहुंचाने के बारे में सोच भी नहीं सकता। हाँ माँ, हमने ये सिर्फ आपका दिल रखने के लिए किया, प्लीज हम दोनों को माफ कर दीजिए। तुम दोनों ने मेरे अरमानों के साथ खिलवाड़ किया है और वैसे भी मुझे अपने बेटे के लिए एक अच्छी लड़की ढूंढनी है।
इसलिए मेरा यहाँ से जाना ही बेहतर होगा। माँ की ये बात सुनकर रीना खुद को रोक नहीं पाती। माँ, क्या मैं आपके घर की बहू बनने लायक नहीं हूँ? रीना की बात सुनकर नरेश हैरान रह जाता है। नरेश की माँ भी कुछ समझ नहीं पाती। मैं कुछ समझी नहीं, आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? माँ, मैं वो नरेश से बहुत प्यार करती हूँ और साथ ही साथ मैं आपको भी अपनी माँ मान बैठी हूँ। आज जब आपकी बातें सुनी तो खुद को रोक नहीं पाई, इसलिए सारा सच आपको बता दिया। रीना की बात सुनकर नरेश की माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपने बेटे नरेश और रीना को गले लगा लेती है। मेरे घर की बहू तो सिर्फ रीना बिटिया ही बनेगी। मैं आज ही तुम दोनों की शादी की तारीख निकलवा दूंगी, बस एक बार तुम्हारे घर वाले मान जाए। उसी दिन रीना के माता पिता भी उनके फ्लैट पर आ जाते हैं। दोनों परिवार आपस में बैठकर बातें करते हैं और शादी के लिए राजी हो जाते हैं। रीना भी कॉन्ट्रैक्ट फाड़ देती है और कहती है, सही मायने में मैं अब बहू बनूंगी। अब तक तो सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट वाली बहू थी। संदीप ने अपनी माँ के कहने पर गांव में शादी कर ली थी। लड़की का नाम था सुनीता। माँ का कहना था एकदम मॉडर्न बहू नहीं होनी चाहिए, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि गांव से आने वाली बहू सुंदर सुशील तो होगी और उसको गांव से बाहर भी निकाल लाएंगे, लेकिन उसके अंदर का गांव कैसे बाहर निकलेगा? शादी के कुछ दिन बाद, माँ, टिफिन तो देना जरा। बेटा, अब तो स्कूल नहीं ऑफिस जाता है। माँ से नहीं, अपनी बीवी से टिफिन मांगा कर। ओके माँ। सुनीता, टिफिन ले आओ। लो टिफिन, इसके अंदर पिस्ता डाल दिया है। पिस्ता? पिस्ता क्यों? सास जी ने बोला था ना कि आपको पिस्ता बहुत पसंद है। ओहो, मैंने पिस्ता नहीं पास्ता बोला था, पास्ता। पास्ता? कहीं होता है पास्ता? अरे बेटी, तू रहने दे, मैं बना दूंगी। अच्छा किया कि पाव भाजी बनाने का नहीं बोला, वरना किसी के पाव बना देती है। सुनीता को बुरा लगता है, लेकिन उसकी नादान हरकतें कम नहीं होती। ऐसे ही एक दिन, अरे तुमने ये क्या लगाया है? अरे आप वो फूस फूस करके लगाते हैं ना, वही। डियो? का दियो? किसको दियो? अरे वही ना, जिससे खुशबू आती है। हाँ हाँ, सही पकड़े हैं। अच्छा, लेकर तो आना। कौन सा डियो लगाया तुमने? अभी लेकर आते हैं जी। संदीप की बात मानकर सुनीता अंदर से खुशबू वाला फुसफुस लेकर आती है। OMG! OMG मतलब ओ माय गणेश ना। अरे OMG छोड़ो, और ये खुशबू वाला फुसफुस की बात कर रही थी तुम? हाँ, इसी की। फिर से सही पकड़े हैं। अरे देवी, लेकिन आप सही नहीं पकड़े हैं, ये डियो नहीं है। डियो नहीं है तो क्या लियो है?
अरे ये रूम फ्रेशनर है जिसको कमरे में छिड़कते हैं, खुद पर नहीं। कोई बात नहीं, माँ कहती थी आत्मा किराएदार है, शरीर एक किराए का कर्म। हम शरीर पे ये डाल लिए तो क्या फर्क पड़ जाएगा। अरे बहू, ओ बहू, मेरे लिए फल तो ले आ, फिर मैं बाजार जाऊंगी। सुनीता अपनी सास के लिए फल लेकर आती है। अरे बेटा, पपीता, तरबूज और सेब फल ऐसे कैसे खा लूं, काट कर तो ले आ। माँ जी, मेरे गांव में तो खेत से उठा के सीधा खा लेते हैं। अरे ये तेरा गांव नहीं है ना। अरे संदीप, तू ही कुछ समझा देना इसको बेटा। मैं कैसे समझाऊं माँ, ये तो माइक्रोवेव को भी भट्टी बोलती है। कल मैंने बोला हाय कैसी हो, तो बोलती है किसी को हाय नहीं लगानी चाहिए। अरे सुनीता, तेरा क्या होगा। अभी तो कैसे बताऊं माँ जी, अभी हम कुछ करेंगे फिर पता चलेगा क्या होगा, लड़का या लड़की। हे भगवान, कहाँ से आ गई है। रामपुर से जी, आप ही तो लेकर आए थे मुझे। आराम, मुझे माफ कर दो। पहले कोई गलती तो करिए जी, आपकी तो सारी गलती माफ कर देंगे हम। हाँ। अरे बहू, मेरी बात सुन। फल यानी कि फ्रूट जब भी लाए ना तो काट कर लाना, ठीक है। जी ठीक है माँ जी, फल यानी फ्रूट यानी काट के लाऊंगी। सुनीता रोज ही कोई ऐसी हरकत कर देती जिसकी वजह से उसे घर में दो बातें सुननी पड़ती। एक दिन, माँ, मेरे बॉस घर पर आने वाले हैं शाम को। उनका बर्थडे है, फैमिली साथ नहीं रहती उनके, तो यही पार्टी कर लेंगे। उनको अच्छा लगा तो शायद मेरा प्रमोशन भी हो जाएगा। मैं ना फ्रूट केक लाकर फ्रिज में रख दूंगी और तेरे साथ आज खाना मैं बनाऊंगी, ताकि जब साहब आए तो खाने में कोई गड़बड़ ना हो। शाम को जब सारी तैयारियां हो जाती है, संदीप के साथ बड़े साहब भी घर आते हैं। फ्रूट केक तो ले आना बहू, फिर खाना खाएंगे। और इस सब की क्या जरूरत थी, आपने बुलाया वही काफी है। सर, आपका परिवार शहर में नहीं है तो हम ही आपके परिवार जैसे हैं सर। इतने में ही सुनीता फ्रूट केक लेकर आती है और बड़े साहब की टेबल पर रख देती है, और जैसे ही केक के ऊपर का बॉक्स हटाती है, ओह, ये क्या है? केक तो कटा हुआ है। मैं तो ऐसा नहीं लाई थी। आप मुझे शाबाशी दे सकती है माँ जी, मैंने ही केक काट दिया। आपने कहा था ना, फल यानी फ्रूट यानी हमेशा काट के लाना, तो फ्रूट केक भी तो फ्रूट ही है ना, तो मैंने पहले ही काट लिया। हूँ ना मैं समझदार।
अरे बहू, ये क्या किया? केक हमेशा वही काटता है जिसका जन्मदिन होता है। तुझे एक बात भी समझ नहीं आती, एक नंबर की बेवकूफ है। पूरा माहौल बिगड़ चुका था। संदीप को लगने लगा था कि साहब उसे प्रमोशन तो दूर की बात है, कहीं डिमोशन ना दे दे। लेकिन साहब बीच में ही बोल पड़ते हैं। अरे अरे, कोई बात नहीं, ये इनकी बेवकूफी नहीं है, इनका भोलापन है। बेटा, आप कहाँ से हो? रामपुर गांव से। अरे वाह, गांव से? फिर तो आपके गांव में ताजे फल और सब्जियां मिलते होंगे। हाँ, सही पकड़े हैं। हम तो काटते भी नहीं, सीधा खा लेते हैं। मैं ना एक बार तुम्हारे गांव घूमने जरूर चलूंगा। क्यों संदीप, ले चलोगे ना? मुझे गांव घूमना बहुत पसंद है। बस फिर क्या था, संदीप और सास दोनों खुश हो गए, क्योंकि साहब को सुनीता ने गांव की बात करके खुश कर दिया था। अब संदीप का प्रमोशन पक्का था। शिक्षा, कभी भी किसी भी गलती पर घबराना नहीं चाहिए। हो सकता है कि उस गलती की वजह से आगे बड़ा फायदा हो जाए। कपड़े धोने वाली बहू। शादी के पहले से ही विभा को कपड़े धोने का बड़ा शौक था। कभी नल के नीचे तो कभी तालाब के पास। अरे, मेरी नीली वाली लुंगी नहीं दिख रही है। विभा की अम्मा, कहाँ रखी है लुंगी? अरे, वो तो विभा ने परसों ही धोकर रखी थी आपकी अलमारी में। देखो, वहीं होगी। वो ना मैंने आज धो दी, मुझे लगा कि गंदी हो गई होगी। अरे, कैसे गंदी हो गई थी? उसे तो मैंने पहना भी नहीं। हे भगवान, इस लड़की के कपड़े धोने की आदत से परेशान हो गया हूँ मैं। जितना तो घर में राशन नहीं आता, उससे कहीं ज्यादा डिटर्जेंट पाउडर का खर्चा है। इसकी शादी करवा दो, शादी। जाए अपने घर में ही करे काम, फिर चाहे घर के कपड़े धोने हो या पूरे गांव के। हाँ, ठीक बोल रही हो। देखता हूँ मैं कोई लड़का। वो दिन भी आ जाता है जब विभा को देखने लड़के वाले आ जाते हैं। लड़की मुझे अच्छी लगी। होने वाली सास कहती है, बेटी, अगर कुछ पूछना है तो पूछ लो। वैसे तो हमारी लड़की बहुत ही शर्मीली है, जो बोल दो वो मान लेती है, इसे क्या पूछना होगा। अरे कैसी बात कर रही हो माँ, मुझे इन लोगों के घर रहना है, सवाल तो कई है। हाँ हाँ बेटा, पूछ लो ना, क्या पूछना है। आप लोगों के घर कपड़े कौन धोता है? सास का मुंह बन जाता है। देखो, अगर तुम ये कहना चाहती हो कि तुम्हें कपड़े धोने नहीं आते तो सुन लो, कपड़े मैं ही धोती हूँ, लेकिन तुम्हारे आ जाने के बाद मैं रुमाल तक नहीं धोऊंगी। अरे चुप रहना भाग्यवान, बहू बेचारी घर आई नहीं, उसे डराना शुरू कर दिया। वो क्या है ना बिटिया, अभी तक तो ये कल्लू की माँ ही धोती थी, लेकिन अब तुम्हारे पापा तो दहेज में वॉशिंग मशीन देंगे ही। तभी विभा की माँ बोल पड़ती है, सवाल भी पूछा तो क्या। वैसे भाई साहब, मशीन की तो फिर भी कपड़े धोने की कैपेसिटी होती है। मतलब जो बिटिया दे रहे हैं ना विभा, इसे कपड़े धोने का बहुत शौक है। ये आप लोगों के क्या, आस पड़ोस गांव मोहल्ले सबके कपड़े धो दे और उफ तक ना करे। बाहर देखा नहीं आपने कितने कपड़े सूख रहे हैं? सब हमारी बिटिया ने ही तो धोए हैं। बस भी करो ना माँ, शर्म आ रही इतनी तारीफ सुनकर। और तो और एक दाग निकाल कर दिखाओ तो मान जाऊं। हाँ
अच्छा अच्छा, माफ करना बेटा, मैंने गलत समझा। हमें तो रिश्ता बहुत पसंद है। और ऐसे जुड़ जाता है रिश्ता कपड़े धोने का शौक रखने वाली विभा का। उसकी शादी हो जाती है कोयला फैक्ट्री में काम करने वाले कल्लू के साथ। शादी के बाद अचानक विभा चिल्लाती हुई सास के पास आती है। सासू माँ, अरे सासू माँ कहाँ है आप? ये तो धोखा है, धोखा दिया आप लोगों ने मुझे। इसे ससुर के चक्कर के बारे में पता चल गया। अरे तो उसमें तुझे क्यों धोखा मिला है? अरे नल में पानी नहीं आता, कपड़े कैसे कब धुलेंगे? अच्छा अच्छा, तू पानी नहीं आ रहा उसकी बात कर रही है। तो आपने क्या सोचा? कुछ नहीं। अच्छा, तेरी माँ ने कहा था कि कपड़े धोने का शौक है तुझे, याद आया मुझे। शौक शौक बोलकर कपड़े धोने वाले मेरे जुनून को कम ना आके सासू माँ। कपड़ा धोना मेरा गुरूर है। तभी पति भी वहाँ आ जाता है। अभी अभी मैंने इसे सनी देओल की फिल्म दिखाई है, उसी के डायलॉग मार रही है माँ। अच्छा सुन, साफ साफ बता रही हूँ, पानी सुबह 4 से 6 और शाम को 10 से 12 आता है, समझी? विभा टाइमिंग सुनकर हैरान हो जाती है। ये क्या भूतों का मोहल्ला है? सुबह 4 बजे उठकर कौन कपड़े धोता है? 4 बजे टंकी में पानी जाता है, फिर सारा दिन धोना ना, किसने मना किया? अरे कैसी बात कर रही हैं? 200 लीटर की टंकी में कितने कपड़े धो लूंगी मैं? सुबह ही उठ जाऊंगी मैं। अब क्या था, विभा सुबह 4 से लेकर रात के 12 बजे तक कपड़े ही धोती रहती। एक रोज सास पड़ोस से निकलकर कहीं जा रही होती है कि साथ वाली कहती है, हाँ कल्लू की माँ, जरा ये बताओ कि 2 साड़ी है, 2 ब्लाउज और एक पेटीकोट और एक नाड़े वाला लंबा कच्छा। हाँ तो? अरे तो क्या, कितना लोगी धुलाई ये बताओ। धोबन दिख रहे हैं हम क्या? हमारे पति सरकारी नौकरी से अभी अभी रिटायर हुए हैं और बेटा सुपरवाइजर है कोयला फैक्ट्री में। धोबन समझ रखा है हमें? हाय रे कल्लू की अम्मा, माफ कर दो, वो तो मोहल्ले में यही सब बता रहे थे कि तुमने बहू को कपड़ा धुलवाने के काम में लगा दिया है। सास को पड़ोसन की बात सुनकर गुस्सा आ जाता है। वो घर पहुंचती है जहां घर के बाहर ही इतने सारे कपड़े सूख रहे होते हैं जितने कि किसी धोबन के घर पर। अरे ओ कल्लू की दुल्हन, बाहर निकल। माँ जी यहीं आ जाओ, बाथरूम में चादर धो रहे हैं हम। अरे अभी हम धोते हैं, तुमको बाहर निकलो। ये आस पड़ोस वाले बोल रहे हैं कि हम बहू से कपड़े धुलवा धुलवा कर उसे कपड़ा धोने वाली बना दिए हैं। अरे छोड़ो ना माँ जी, किन लोगों की बातों में आती हो? आस पास के लोगों का तो काम ही होता है कि वो किसी तरह सास बहू को लड़ा दे। बहू सारे घर के कपड़े धोती है, ये क्या कम है? बोलिए। सास को भी लग जाता है कि वो बहू का ये सनकीपन नहीं छुड़वा सकती, इससे अच्छा है कि खुद ही चुप हो जाए। एक रोज सास और बहू मंदिर जाते हैं जहाँ सास की साड़ी वहाँ खड़ी भीख मांगने वाली से मिलती है। माँ जी क्या बात है, आपकी साड़ी उस भिखारन से कितनी मिल रही है ना? हाँ देखो तो दोनों की साड़ी मिल रही है। क्या बात है कल्लू की अम्मा, तुम खुद को तो अफसर की बीवी बताती हो और ऐसी सिंपल सी प्लेन साड़ी पहनकर घूमती हो। सिंपल और प्लेन नहीं है ये साड़ी। तो क्या सोने के धागे से फूल बने हैं? कुछ भी सासू माँ, कुछ भी। हाँ बने थे इस साड़ी में सोने के धागे से फूल। मेरे पति लेकर आए थे मद्रास से स्पेशली मेरे लिए 10,000 की। ताहे भाई साहब इस भिखारन के लिए भी सेम टू सेम साड़ी लेकर आए होंगे 10,000 की। सास उस वक्त कुछ नहीं कहती, लेकिन बहू के साथ घर आती है और अलमारी से एल्बम निकाल कर लाती है। ये साड़ी देख रही है, ये वही साड़ी है जिसे मैंने अभी पहना था। इस साड़ी में ये जो चमकदार फूल दिख रहे हैं ना, ये सोने के धागों से काढ़े गए हैं। लेकिन तू लोकल वॉशिंग मशीन
ब्रश से घिस घिस कर सारे फूलों को निकाल कर साड़ी प्लेन कर दी। मुझे माफ कर दीजिए सासू माँ। और तो और, जब मैंने तुझे तेरी गलती के लिए कुछ नहीं कहा, लेकिन तूने तो सबके सामने मेरा मजाक ही बना दिया। क्यों? बहू को समझ में आ जाता है कि अब से उसका कपड़े धोना बंद। कारण बहू। कमला एक बहुत स्वार्थी महिला है। उसने पैसों के लिए एक ऐसे इंसान से शादी की जो पहले से शादीशुदा और एक बच्चे का पिता भी था। कमला के पति को मरे हुए एक अरसा बीत गया है। अब वो अपने सौतेले बेटे वैभव के साथ रहती है। वैभव के दिल में अपनी माँ को लेकर इतना डर है कि वो अपनी माँ के सामने एक शब्द नहीं बोल पाता। उसकी माँ जो कहती है उसको सर झुकाकर वही मानना पड़ता है। वैभव, तुमने अभी तक घर का काम क्यों नहीं किया? तुमसे कितनी बार कहा है कि सूरज निकलने से पहले तुम घर की साफ सफाई पूरी कर दिया करो। वैभव कुछ नहीं बोलता, चुपचाप सर झुकाए अपनी माँ की बात सुनता रहता है। तभी पास में खड़ा नौकर सुखराम कहता है, मालकिन, वैभव बाबा को रात से तेज बुखार है, इसलिए वो सुबह जल्दी उठ नहीं पाए। उनके बदले मैं घर की साफ सफाई कर देता हूँ। इसे कोई बुखार नहीं है। मैं इसे अच्छी तरह से जानती हूँ। ये सब काम न करने के बहाने हैं। सुखराम काका, बोल दो इसे, सारे घर का काम यही करेगा। और इस समय पर अपना काम पूरा नहीं किया तो इससे आज का खाना भी नहीं मिलेगा। मगर मालकिन, वैभव बाबा की सच में ही तबीयत खराब है, आप एक बार देख तो लीजिए। कमला बिना कुछ बोले वहां से चली गई और बेचारा वैभव तेज बुखार में भी काम करता रहा। कमला वैभव की शादी एक ऐसी लड़की से कराना चाहती थी जो अनपढ़ हो और कमला से इसी तरह डरे जिस तरह वैभव डरता है, ताकि वैभव की सारी जायदाद और धन दौलत उसकी मुट्ठी में रहे। लेकिन आज के जमाने में ऐसी लड़की मिलना मुश्किल है। कमला कार में यही सब कुछ सोचती जा रही थी कि तभी रास्ते में, अरे ड्राइवर, तुमने कार क्यों रोक दी? और ये इतना शोर कैसा? मैडम, आगे कुछ बंजारों का खेल चल रहा है, इसलिए भीड़ लगी है। मैं अभी भीड़ को साइड में करवाकर कार निकालता हूँ। ड्राइवर भीड़ को साइड करके कार निकालने की कोशिश करने लगा कि तभी कमला की नजर रस्सी पर चल रही एक फुलवा नाम की बंजारन पर पड़ी। क्यों ना मैं इस बंजारन की शादी वैभव से करा दूं? ये तो अनपढ़ लग रही है, मेरे पैरों तले दबकर भी रहेगी। मुझे अभी इसके माँ बाप से बात करनी होगी। ये सोचकर कमला ने उन बंजारों से बात की और उन्हें शाम को अपने घर बुलाया। फुलवा के माता पिता वहां उसे लेकर आ गए। उन्होंने इतना आलीशान घर पहले कभी नहीं देखा था। अच्छा हुआ आप लोग आ गए। देखिए, मुझे घुमा फिरा कर बात करने की आदत नहीं है, इसलिए सीधे सीधे मुद्दे पर आती हूँ। मुझे आपकी बेटी बहुत पसंद है। मैं अपने इकलौते बेटे की शादी आपकी बेटी फुलवा से कराना चाहती हूँ। इसके बदले में आप जो चाहो वो ले सकती हैं। तभी फुलवा की माँ कहती है, ये क्या कह रही है मैम साहब? कहीं आप हमारी गरीबी का मजाक तो नहीं उड़ा रही ना? आप मेरे बेटे से मिल लो। अगर आपको मेरा बेटा पसंद आता है तो मैं कल से ही शादी की तैयारी शुरू कर दूंगी। सुखराम, सुखराम, वैभव को लेकर आओ। फुलवा अपनी माँ के कान में फुसफुसाती है, माँ,
कहीं इस मेम साहब का छोरा पागल तो ना है। फुलवा अपनी माँ से बात कर रही होती है कि वैभव वहां आता है। फुलवा उसे देखती ही रह जाती है और उसके माता पिता उसकी शादी तय कर देते हैं। शादी वाले दिन किसी को फुलवा और वैभव की बेमेल विवाह की बात समझ में नहीं आती। फिर भी एक औरत कमला से पूछ ही लेती है, कमला जी, आपने अपने इकलौते बेटे की शादी देहाती गवार से क्यों करा दी? ये बंजारन आपके घर की बहू बनने लायक तो नहीं है। कम से कम अपने स्टेटस का ही ख्याल कर लिया होता। बहू तो अपने टक्कर की लाती। आपने तो बंजारन को ही बहू बना लिया। अब कमला को समझ में नहीं आ रहा था कि इस बात का क्या जवाब दे। वो कुछ देर चुप रही और सोच समझ कर कहती है, बहन जी, आपको तो पता है आजकल के बच्चे किसी की बात कहाँ सुनते हैं। मैं तो अपनी बहू एक पढ़ी लिखी और अपनी सोसाइटी की ही ढूंढ रही थी। लेकिन मेरे बेटे ने मेरे सामने इस बंजारन को लाकर खड़ा कर दिया। बोला कि मैं शादी करूंगा तो इसी से। अब भला मैं क्या करती, मुझे अपने बेटे के सामने झुकना ही पड़ा। कमला की ये बातें सुखराम भी सुन रहा था। उसने ये सारी बातें वैभव को जाकर बता दी। काका, मैं तो फुलवा को जानता भी नहीं, फिर माँ मेरे बारे में झूठ क्यों कह रही है? अरे बेटा, तुम कितने भोले हो, तुम्हें कुछ भी नहीं पता। तुम्हारे पिता अपनी सारी संपत्ति तुम्हारे नाम करके गए हैं। तुम्हारी माँ नहीं चाहती कि ये संपत्ति तुम्हें मिले, इसलिए उन्होंने तुम्हारी अनपढ़ लड़की से शादी करवाई ताकि तुम्हारी तरह वो भी अपने हक के लिए आवाज ना उठा सके। सुखराम काका, मैं क्या करूं, आप ही बताओ। माँ के सामने आते ही मेरे हाथ पैर कांपने लगते हैं। मैं माँ को कुछ भी नहीं कह पाता। वे दोनों बात कर ही रहे थे कि अचानक कमला वहां गई। कमला को देखकर दोनों घबरा गए। तुम दोनों फिर कभी बातें कर लेना, अभी फेरों का समय हो गया है, चलो जल्दी आओ। इस तरह फुलवा और वैभव की शादी हो गई। अगले दिन कमला ने फुलवा को बुलाया और उसे नसीहत देने लगी। देख बंजारन, तुझे मैंने अपनी बहू बना तो लिया है, लेकिन तुझे इस घर में आँख कान मुंह बंद करके रहना होगा। घर का काम कर और अपने पति से मतलब रख, समझी? कमला का ऐसा रवैया फुलवा को बिल्कुल समझ में नहीं आया। उसने वैभव से इस बारे में बात की। सुनिए ना, माँ जी ने जिस तरह मुझसे बात की मुझे अच्छा नहीं लगा। शादी से पहले तो वो मुझसे बहुत अच्छे से बात कर रही थी, लेकिन शादी के बाद उन्हें क्या हो गया? तुम ज्यादा मत सोचो, जैसा माँ कहती है वैसा ही करो। ये कहकर वैभव वहां से चला गया। अगले दिन वैभव को घर के नौकरों की तरह काम करता देख फुलवा को बहुत हैरानी हुई। फुलवा ने इस बारे में सुखराम काका से बात की तो सुखराम काका ने फुलवा को सारी बात बता दी। अब फुलवा को समझ में आ गया कि उसकी सास ने एक बंजारन को बहू क्यों बनाया। एक दिन वैभव घर का काम कर रहा था, तभी उससे कांच की प्लेट टूट गई। किसने गिराई ये कांच की प्लेट? वैभव को वहां खड़ा देख कमला ने छड़ी से उसे मारना शुरू कर दिया। उसके पैर में कांच चुभ गया और खून बहने लगा, लेकिन फिर भी कमला उसे मारे जा रही थी। ये देखकर फुलवा ने कमला के हाथ से छड़ी छीन ली और तोड़कर फेंक दी। बंजारन, तेरी इतनी हिम्मत,
तूने मेरे हाथ से छड़ी छीनी? कमला फुलवा को थप्पड़ मारने ही वाली थी कि फुलवा उसका हाथ पकड़ लेती है। ओ सस माँ, मन्ने मॉम की गुड़िया ना समझ लियो। बंजारन हूँ बंजारन, ईंट का जवाब पत्थर से देना जानती हूँ। आज के बाद मेरे या वैभव जी के ऊपर हाथ उठाने की सोचियो भी ना, समझी ससु माँ। ये कहकर फुलवा वैभव को लेकर वहां से चली गई। उसने वैभव के पैर पर पट्टी बांधी, उसके आंसू पोंछे। वैभव ने पहली बार किसी के दिल में अपने लिए इतना प्यार महसूस किया। अब फुलवा वैभव का हर काम में हाथ बटाती, उसका बहुत ख्याल रखती। इस तरह दोनों बहुत ज्यादा नजदीक आ गए। वहीं दूसरी ओर कमला सारी जायदाद अपने नाम करने की साजिश करने लगी। और एक दिन, वैभव, वैभव, जल्दी बाहर आओ। कमला की आवाज सुनकर वैभव और फुलवा अपने कमरे से बाहर आ गए। जी माँ, आपने बुलाया? ये ले, इन कागजों पर साइन कर दे। वैभव कागजों पर साइन करने ही वाला था कि फुलवा वैभव के हाथ से पेन छीनकर कहती है, ना वैभव जी, आप इस पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे। आओ बंजारन, मैं तुझसे बात नहीं कर रही। ये बात मेरे और मेरे बेटे के बीच की है। चुपचाप पेन दे दे, नहीं तो तेरी खाल उधेड़ लूंगी। ससु माँ, बंजारन की खाल इतनी भी ढीली ना होवे कि कोई भी उधेड़ लेवे। जो यकीन ना आता हो तो देख ले उतार के। और हाँ, बंजारन जरूर हूँ पर अनपढ़ ना हूँ। मन ने भी पता है कि किसी भी कागज पर साइन करने से पहले उसे अच्छी तरह पढ़ लेवे हैं। पेन देती है या नहीं? ये कहकर कमला फुलवा को मारने आई तो फुलवा ने कमला को धक्का दे दिया और वो नीचे गिर गई। कमला डरकर वहां से भाग गई। अब फुलवा ने वो कागज उठाए और वैभव के साथ सीधा वकील के पास चली गई। वकील ने वो कागज देखे और फुलवा को बताया, वैभव के पिता की सारी जायदाद और संपत्ति वैभव के नाम है, लेकिन वैभव की सौतेली माँ इस संपत्ति को अपने नाम कराना चाहती है, इसलिए इन कागजों पर वो साइन करा रही थी। तो अब हमें क्या करना चाहिए वकील साहब? वकील ने फुलवा और वैभव को सब कुछ अच्छी तरह से समझा दिया। अब दोनों घर पर पुलिस को लेकर पहुंचे। कमला पुलिस को देखकर घबरा गई। पुलिस ने कहा, आपके नाम की कंप्लेंट हुई है, आपको हमारे साथ थाने चलना होगा। कंप्लेंट? कैसे कंप्लेंट? आप अपने सौतेले बेटे पर बहुत अत्याचार करती हो, धोखे से सारी जायदाद अपने नाम करा रही थी। अब नहीं इंस्पेक्टर साहब, जरूर ये मेरी बहू की कोई साजिश है, इससे गलत कंप्लेंट की है। मैडम, शिकायत आपकी बहू ने नहीं बल्कि आपके बेटे वैभव ने की है। कमला वैभव का नाम सुनकर दंग रह गई। जिस बेटे ने कभी उसके सामने सर नहीं उठाया था, आज वही बेटा उसके सामने पुलिस को लिए आया है। वैभव, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम पुलिस को ले आए? हाँ माँ, मैं लाया हूँ पुलिस को, और मेरे अंदर इतनी हिम्मत कभी ना आती अगर फुलवा मेरा साथ ना देती। आपने बंजारन बहू को लाकर अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारी है माँ। मैडम, आपकी बात खत्म हो गई हो तो चलो हमारे साथ। वैभव, मुझे माफ कर दो,
मुझे थाने मत भेजो। आज के बाद मैं तुम्हें कभी नहीं मारूंगी, तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगी, मुझे माफ कर दो। वैभव अपनी कंप्लेंट वापस ले लेता है और पुलिस वहां से चली जाती है। वैभव अपनी सौतेली माँ से कहता है, मैंने पुलिस को वापस तो भेज दिया है, लेकिन मैं आपको माफ नहीं कर सकता। आपने बचपन से आज तक कभी मेरे सर पर हाथ नहीं रखा, हमेशा मुझे मारती रही, नौकरों की तरह बर्ताव करती रही। आप इस घर में नहीं रह सकती, चली जाइए यहां से। कमला घर छोड़कर चली गई और सड़क किनारे खड़ी होकर सोचने लगी, काश मैंने वैभव को माँ की तरह प्यार किया होता तो आज मैं इस तरह से बेसहारा ना हो जाती। बहू सभ्यता से भरपूर शास्त्री परिवार की इकलौती बेटी मोहिनी को बचपन में ही पढ़ाई के लिए विदेश भेज देते हैं, जहां से वो सालों बाद ग्रेजुएशन पूरी करके इंडिया वापस आती है, जो अब संस्कार, सभ्यता, संस्कृति जैसी चीजों से कोसों दूर होती है। एक सुबह मोहिनी शॉर्ट ड्रेस पहने, कानों में हेडफोन लगाए जोर जोर से इंग्लिश गाने गाती हुई घर में घूम रही होती है। सुबह सुबह भगवान का नाम लेते हैं, राक्षसों की तरह चिल्लाते नहीं। पॉप्स, आपको अच्छे गाने की बिल्कुल समझ नहीं है, सो ठीक है, चिल पिल। अरे मोहिनी, पापा से ऐसे बात करते हैं क्या? सारी तमीज भूल गई हो? ओह मॉम प्लीज, इतनी बड़ी भी कोई बात नहीं हुई, सो डोंट ओवर रिएक्ट। ऐसे ही दिन बीतते हैं जिसमें मोहिनी के तौर तरीके, रहने और बात करने का ढंग उसकी मम्मी पापा को परेशान करने लगता है। भला कोई मानेगा कि ये मेरी बेटी है? रीति रिवाज और संस्कारों से तो इसका दूर दूर तक कोई नाता नहीं, और अब तो लगता भी नहीं कि कभी होगा। अरे ऐसे कैसे नहीं होगा? लड़कियां सारे नखरे अपने माँ बाप को ही दिखाती है, ससुराल जाकर उन्हें सब कुछ करना भी पड़ता है और मानना भी। पत्नी की बात शास्त्री जी समझ जाते हैं और कुछ ही दिनों में अपने से भी ज्यादा धार्मिक परिवार में निखिल के साथ मोहिनी का रिश्ता पक्का कर देते हैं। रिश्ता तो पक्का कर दिया, पर यहाँ मोहिनी को कैसे मनाएंगे? शादी ब्याह के मामले में आटे में नमक जितना झूठ तो चलता है जी। इसी तरह एक के बाद एक तिकड़म लगाते हुए दोनों मिलकर मोहिनी को शादी के लिए तैयार कर लेते हैं और मोहिनी निखिल की शादी हो जाती है, जिसके अगले दिन से ही मोहिनी दोबारा अपने पूरे अवतार में शॉर्ट ड्रेस पहनकर घर में घूमने लगती है। बहू को ऐसे देख सास की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अरे ये क्या बेशर्मी है, हमारे घर की लड़कियां जींस तक नहीं पहनती और तुम बहू होकर इतने छोटे कपड़े पहनकर पूरे घर में घूम रही हो। सीरियसली मॉम, प्लीज आप अपनी इस 80 के दशक वाली सोच में मुझे इंक्लूड मत करो। हाय तौबा, एक तो बेशर्मी दिखाती है, ऊपर से सास के साथ जुबान भी लड़ाती है। अरे जल्दी कपड़े बदल कर आ, घर की पहली आरती तुम्हें ही करनी है। इतनी देर में निखिल भी वहां आ जाता है। माँ पापा आने वाले हैं, पूजा का सारा सामान तैयार है ना? ये पूजा हमेशा मेरे बॉयफ्रेंड्स के पीछे पड़ी रहती थी,
और अब हस्बैंड के पीछे भी आ गई। मोहिनी की बातें सुन सास तो अपना सिर पकड़ लेती है, लेकिन निखिल किसी न किसी तरह उसे पूजा के लिए कन्विंस करके कपड़े चेंज करने के लिए भेज देता है, जिस पर पूजा खत्म होने के बाद वो एक बार फिर अपनी शॉर्ट ड्रेस में आ जाती है। बहू, ये क्या तरीका है? संस्कार नाम की कोई चीज है या नहीं? नहीं ससुर जी, संस्कार मेरा दूसरा बॉयफ्रेंड था। अब तो मेरा उससे कोई कांटेक्ट नहीं है। मोहिनी का जवाब सुन के ससुर तो भगवान नाम जपते वहां से चले जाते हैं, लेकिन सास बहू के बीच कहा सुनी फिर शुरू हो जाती है, जिसे इग्नोर करते हुए मोहिनी घर से बाहर चली जाती है और देर रात घर वापस आती है। मोहिनी, मैं जानता हूँ कि तुम विदेश में रही हो और तुम्हें वहीं की आदत है, पर यहाँ चीजें कुछ अलग है। अगर तुम उस हिसाब से कुछ एडजस्ट कर लो तो सबके लिए सही हो जाएगा। I am not in a lecture mood. Good night. अगली सुबह मोहिनी देर से उठकर एक बार फिर उसी तरह सबके सामने आती है, जिस पर उसकी सास कुछ बोले उससे पहले ही मोहिनी की दोस्त मोनिका और रेचल वहां आ जाती हैं। Oh hi darling, how are you? OMG, we missed you so much. I missed you too, darling. राम राम, इन्होंने तो तुमसे भी छोटे कपड़े पहने हैं। अरे तुम लोगों के अंदर कोई शर्म लिहाज बाकी भी है या सब बेच खाई? मोहिनी, तुम्हारी मेड कुछ ज्यादा नहीं बोलती। इस पर मोहिनी की दोस्त उसकी सास का मजाक बनाने लगती है, जिसे सुन निखिल उन्हें जवाब देते हुए कड़वे शब्द सुना देता है और वो सुन के वो दोनों तो मुंह बनाए वहां से चली जाती है, लेकिन गुस्से से लाल मोहिनी वहीं खड़ी निखिल को घूरती रहती है। घूर क्या रही हो? तुमसे शादी की ये सोचकर कि विदेश में पढ़ी लिखी हो, घर में कोई पॉजिटिव चेंज लाओगी, अपनी करियर के लिए एम्बिशियस होगी, पर अपने इस बिहेवियर से उस पढ़ाई के साथ साथ अपने मम्मी पापा के नाम को भी डुबो रही हो। अगर तुम्हें ऐसे ही हाल रखने हैं तो यहाँ रहने की कोई जरूरत नहीं है। निखिल की बातें सुनकर मोहिनी रोते हुए घर छोड़कर अपनी मम्मी पापा के पास वापस आ जाती है। ससुराल में सब कुछ ठीक तो है? वो अपने आप को समझते क्या है? मोहिनी पर चिल्ला रहे? मैं क्यों उसके इशारों पर चलूं? मैं अपनी लाइफ अपने तरीके से जीना चाहती हूँ और वो न आप लोगों को मंजूर था और न ही उन्हें है। तुम यहाँ नहीं रह सकती। अपने पापा की बात सुन के मोहिनी हैरान रह जाती है। हाँ, तुमने बिल्कुल सही सुना। अगर तुम्हें अपने इस घमंड, बेशर्मी और बदतमीजी में ही जीना है तो तुम यहाँ भी नहीं रह सकती। बेटी, मैं मानता हूँ हमारे यहाँ रीति रिवाज बहुत मायने रखते हैं और हमने उन्हीं के ओवरडोज से बचाने के लिए तुम्हें विदेश भेजा था। एक लड़की जो शादी करके घर और बच्चे संभालती है, उससे तुम अपने आप को ज्यादा समझ सको इसके लिए भेजा था। तुम उससे ज्यादा समझो और बनो, पर तुम तो किसी दूसरी ही ट्रेन में चढ़ गई बेटा। उसके मम्मी पापा बहुत देर तक मोहिनी को सारी बातें समझाते हैं, जिन्हें सुनकर मोहिनी को अपनी गलती का एहसास होता है। वो जॉब ज्वाइन कर लेती है और ससुराल वापस आकर उन्हें मॉडर्न बनाती है और खुद भी कुछ रिवाज सीखते हुए खुशी से रहने लगती है।